नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, बातें चल रही हैं 1946 के चुनाव की। चौधरी माड़ू सिंह यूनिस्ट पार्टी का टिकट चाहते थे, लेकिन टिकट तो मिल गई चौधरी रामस्वरूप को। ये टिकट दिलवाई थी चौधरी टीकाराम दहिया ने, और अब वो खुद सोनीपत क्षेत्र से प्रत्याशी थे और उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे चौधरी लहरी सिंह। चौधरी टीकाराम के प्रतिद्वंदी चौधरी लहरी सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी तो थे ही, और 1937 के चुनाव में चौधरी टीकाराम द्वारा हराए जा चुके थे। चौधरी छोटूराम के लिए गठवाड़ों ने अपने वोट चौधरी टीकाराम को दे दिए थे, लेकिन अब ना चौधरी छोटूराम जिंदा थे और ना भगत फूल सिंह जी। चौधरी माड़ू सिंह चौधरी टीकाराम दहिया के खिलाफ हो चुके थे। 1946 के चुनाव में चौधरी माड़ू सिंह को यूनिस्ट पार्टी का टिकट न दिए जाने के कारण जो मलिक मतदाता थे, गठवाड़ा गोत्री थे, उनका बहुमत चौधरी टीकाराम दहिया के विरोध में हो गया था। इन मतदाताओं की मान्यता यह थी कि चौधरी श्रीचंद के दबाव में आकर चौधरी टीकाराम ने चौधरी माड़ू सिंह के स्थान पर चौधरी रामस्वरूप को टिकट दिलवाई है। चौधरी टीकाराम के विरोधी कुछ दहिया गोत्री प्रभावशाली व्यक्तियों ने मलिक गोत्र के मतदाताओं से साठगांठ करके दहिया और मलिक गोत्र की निर्जीव पड़ी व्यक्तिगत घटना को पुनर्जीवित करके दहिया मतदाताओं की भावनाओं को उभार दिया था। चौधरी माड़ू सिंह घटना की जानकारी देते हुए एक जगह लिखते हैं कि चौधरी घासीराम की बहन की शादी के समय जब वर को घुड़चढ़ी के लिए दादा घासीराम के मकान पर जाना था, तो एक कुटिल व्यक्ति ने वर पक्ष से यह कह दिया कि वधू पक्ष वाले अपने अहंकार के कारण अपने मकान तक वर का घोड़ी पर चढ़कर आना सहन नहीं कर सकते और मकान से कुछ दूर घोड़ी से उतरकर वर को पैदल ही जाना पड़ेगा। सच्चाई ये थी कि चौधरी घासीराम के मकान को जाने वाली गली बहुत तंग थी और जहां से घोड़ी को लौटाना संभव नहीं था। वर पक्ष ने 10-15 गज पैदल चलने को अपना अपमान समझा और बारात विवाह संस्कार पूरा किए बिना लौट गई। यह बारात दहिया गोत्र के एक प्रतिष्ठित घराने की थी। चौधरी घासीराम की बहन का विवाह तो खेवड़ा गांव के एक युवक से हो गया, परंतु दहिया गोत्र के लोगों ने एक निर्णय ले लिया कि वे चौधरी घासीराम के कुटुंब में अपने किसी लड़के या लड़की का ब्याह नहीं करेंगे। यह निर्णय कभी लागू नहीं हो उसका, लेकिन समय अनुसार स्वार्थी तत्व इसका उपयोग अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए करते थे। 1946 के समय स्वार्थी और काम बनाऊ लोगों ने के हाथ में ये एक सुनहरा मौका लग गया था। दादा घासीराम के कनिष्ठ पुत्र गंगाराम की पत्नी का देहांत हो गया था और इनके कोई पुत्र नहीं था और आयु भी लगभग उनकी 40 साल थी उस समय, और अपने पुत्र का विवाह करने के लिए चौधरी घासीराम बहुत उत्सुक थे। उन्होंने दहिया गोत्री गांव के एक व्यक्ति को इस बात के लिए तैयार कर लिया और वह अपनी लड़की का रिश्ता गंगाराम से करने के लिए तैयार हो गया। सगाई की रस्म भी पूरी हो गई और इस संबंध में मलिक और दहिया गोत्र के मान अपमान का प्रश्न फिर बनाया गया और चौधरी टीकाराम के खिलाफ उछाला गया। ब्याह में रुकावट पड़े इसके प्रयास किए जाने लगे और इस संबंध में 4 गांव की पंचायत करके लड़की के पिता पर दबाव डाला गया कि वह इस विवाह संबंध को स्वीकार ना करे। जब उसने ये बात नहीं मानी तो उसको सामाजिक बहिष्कार की धमकी दी गई और जब धमकी भी असफल हुई तो दहिया गोत्र की पंचायत बुलाई गई। इस पंचायत में बहुमत ऐसे व्यक्तियों का था जो चौधरी टीकाराम के विरोधी थे। पंचायत के दबाव में लड़की के पिता का मन फिर गया और उसने विवाह न करने का पंचायती फैसला मान लिया। इस पंचायत के फैसले ने के अनुसार जो आभूषण आदि सगाई के समय लड़की को दिए गए थे, उनको पंचायत स्वयं ग्राम जो आहुलाना गांव था, दादा घासीराम गांव, वहां जाकर लौटा दे। पंचायत के निर्णय की सूचना दादा घासीराम को दी गई और इस विषय में आहुलाना वासियों ने गठवाड़ा गोत्र की पंचायत उस दिन के लिए बुला ली, जिस दिन दहिया गोत्र की पंचायत आभूषण आदि लौटाने के लिए आनी थी। चौधरी घासीराम ने चौधरी माड़ू सिंह को भी पंचायत में उपस्थित होने का संदेशा भेजा और जब आहुलाना की पंचायत में दहिया गोत्र की पंचायत के प्रतिनिधियों ने अपनी पंचायत का निर्णय सुनाया और जेवर आदि वापस देने की बात कही, तो वहां उपस्थित मलिक गोत्री प्रतिनिधियों में बड़ा रोष उत्पन्न हुआ। पंचायतियों की परस्पर कड़वाहट को देखकर समस्या के रोष ने समाधान के लिए चौधरी माड़ू सिंह ये सुझाव दिया उन्होंने कि दहिया की पंचायत के निर्णय को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और फिर अगला कदम उठाने पर विचार करना चाहिए। चौधरी माड़ू सिंह का यह सुझाव माना गया और दहिया की पंचायत से जेवर आदि ले लिए गए। इसके बाद आगामी पग उठाने की बात चली और अलग अलग प्रकार के सुझाव लोग देने लगे। इन प्रस्तावों पर अंतिम विचार करने के लिए 1 महीने के लिए पंचायत स्थगित कर दी गई और पंचायत को स्थगित करने के पीछे उपयुक्त घटना की वास्तविकता को जानना था। धीरे धीरे जब चुनाव में तेजी आने लगी और दहिया गोत्र में यह प्रचार आरंभ हो गया कि हम लड़की देकर गठवाड़ा गोत्र के वोट नहीं हासिल करेंगे,
इस प्रकार इस घटना की जो मूल भावना थी वो खुद उजागर हो गई और इस घटना के संबंध में चौधरी माड़ू सिंह ने चौधरी टीकाराम को एक पत्र लिखा और स्थिति से अवगत कराते हुए इस बात पर जोर दिया कि इस समय यह संभव नहीं है कि उस लड़की के विवाह के संबंध में बातचीत की जाए। इस समय तो केवल इतना ही पर्याप्त होगा कि एक पंचायत करके यह फैसला लिया जाए कि इस प्रकार की बातों से भविष्य में दोनों गोत्रों के में कटुता उत्पन्न नहीं होनी दी जाए या दोनों में मनमुटाव ना रहे। चौधरी टीकाराम ने उत्तर में लिखा कि वो जल्दी ही रोहणा, जो दहिया गोत्र का प्रमुख गांव है, में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे और इस सभा में आपको और चौधरी घासीराम को अवश्य उपस्थित होना चाहिए। चौधरी घासीराम ने वहां जाना जरूरी नहीं समझा, लेकिन चौधरी माड़ू सिंह निश्चित तिथि को रोहणा गांव में पहुंच गए। चौधरी टीकाराम का जब भाषण शुरू हुआ और पूरा भाषण खत्म हो गया, लेकिन दोनों गोत्रों के परस्पर मनमुटाव के संबंध में या उपयुक्त घटना के संबंध में भविष्य में जो सुधार किया जा सके, चौधरी टीकाराम के मुंह से एक वाक्य भी नहीं निकला। इस भाषण से चौधरी माड़ू सिंह को बड़ी निराशा हुई, क्योंकि उनका विश्वास था कि दोनों गोत्रों में सद्भाव बना रहे। इस विषय पर अपने भाषण में चौधरी टीकाराम प्रकाश डालेंगे। चौधरी माड़ू सिंह की मान्यता के अनुसार विरोधियों के प्रचार के कारण चौधरी टीकाराम का मनोबल इतना गिर गया कि वे अपने भाषण में उपयुक्त घटना का संकेत तक नहीं कर सके और परिणाम यह हुआ कि दहिया गोत्रियों के भ्रामक प्रचार से चौधरी लहरी सिंह का मनोबल फिर बढ़ता चला गया। सोनीपत के चुनाव क्षेत्र में चौधरी लहरी सिंह उस समय तक अपनी सफलता को संदिग्ध मानते रहे जब तक उनके कानों में यह भनक पड़ती रही कि रोहतक क्षेत्र से यूनिस्ट पार्टी का टिकट चौधरी माड़ू सिंह को दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कभी कभी चुनाव न लड़ने की सोचते थे और बताते हैं कि उन्होंने पंडित रामधन, जो एमएलसी भी रहे थे, से कई बार इस प्रकार का संकेत दिया था कि चौधरी माड़ू सिंह को यूनिस्ट पार्टी का टिकट दिए जाने पर पंडित जी को ही चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनका लहरी सिंह का चुनाव लड़ना जीतना संदिग्ध हो जाएगा। परंतु लहरी सिंह जी का भाग्य जोर मार रहा था और चौधरी माड़ू सिंह को यूनिस्ट पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया। चौधरी माड़ू सिंह के लिए 1946 का चुनाव लड़ना राजनीतिक अनिवार्यता उनके लिए थी और चौधरी छोटूराम की मृत्यु के उपरांत होने वाला पंजाब का यह पहला चुनाव था। रोहतक जिले में अपनी राजनीतिक सत्ता बनाए रखने के लिए मलिक गोत्र के मतदाताओं का संबल उनके पास था। चुनाव में विजय का पलड़ा अपनी ओर झुकते हुए न देखकर भी वर्तमान की हार को भविष्य के लिए उपयोगी जानकर वो चुनावी मैदान में उतर गए। 1946 के चुनाव में जिला रोहतक की चारों सीटें यूनिस्ट पार्टी के हाथ से निकल गई। झज्जर सीट से कप्तान दलपत सिंह के मुकाबले में प्रोफेसर शेर सिंह चुनावी मैदान में उतरे और चुनाव जीते। इसके कई साल बाद तक इस चुनाव के प्रोफेसर शेर सिंह ने हरियाणा की राजनीति को चमकाए रखा। वो खुद से तारे की तरह चमके। सोनीपत क्षेत्र से चौधरी टीकाराम, जो मंत्री थे पंजाब सरकार में, वो चौधरी लहरी सिंह के हाथों हार गए। यूनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी चौधरी रामस्वरूप और स्वतंत्र प्रत्याशी चौधरी माड़ू सिंह को हराकर चौधरी बदलू राम रोहतक से विजयी हुए। चौधरी बदलू राम और प्रोफेसर शेर सिंह की दोस्ती भी हरियाणा की राजनीति में काफी चर्चित अगले आने वाले सालों में रही और ये तीनों विजयी प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के थे। चौथी सीट पर मुस्लिम सुरक्षित जो सीट थी, चौधरी साफे अली यूनिस्ट पार्टी को हराकर मुस्लिम लीग का प्रत्याशी पहली बार सफल हुआ और इस प्रकार जिला रोहतक की यूनिस्ट पार्टी के जो उनका रिकॉर्ड था वो कोरे कागज पर शून्य हो गया। चौधरी छोटूराम की विरासत को उनके अनुयायियों ने आपसी स्वार्थ और प्रतिस्पर्धाओं में डुबो दिया। रोहतक जिले में यूनिस्ट पार्टी की हार के अनेक कारण कहे जा सकते हैं और इन कारणों में प्रथम कारण सेकेंड वर्ल्ड वार में विजयश्री मिलने पर अंग्रेजी सरकार द्वारा आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर राजद्रोह के मुकदमे चलाना था। लाल किले में आजाद हिंद सेना के 3 वरिष्ठ अधिकारियों पर, जो जिनके नाम थे शाहनवाज, सहगल और ढिल्लों पर जो अभियोग चलाए गए थे और इस अभियोग में भूला भाई देसाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वकालत का चोगा पहनकर मुकदमा लड़ा तो देश में उनका और कांग्रेस की ख्याति बढ़ी। इस सफलता प्राप्ति के बाद लोगों के मन में स्वतंत्रता प्राप्ति की आशा जगी, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी ही उस समय मुख्य भूमिका में थी और इस संघर्ष का श्रेय भी इसी पार्टी को मिला और अनेक प्रांतों में इस चुनाव की सफलता के बाद कांग्रेस ने अपनी सरकारें बनाई। उपयुक्त घटना राष्ट्रीय घटना थी और इसका प्रभाव संपूर्ण भारत की राजनीति पर पड़ा। रोहतक जिले में यूनिस्ट पार्टी की हार का दूसरा, तीसरा और चौथा जो भी कारण कहें वो स्थानीय थे। महत्वपूर्ण कारण यह था कि इस जिले में आजाद हिंद फौज के परवाने सैनिक बहुत संख्या में थे और इन सैनिकों का झुकाव स्थानीय राजनीति से हटकर देश की स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर था और अब देश आजाद होने की सोच रहा था। इसी प्रकार चौधरी छोटूराम के समय में बना हुआ जो फौजी आधार था यूनिस्ट पार्टी का, वो खिसक गया और एक प्रमुख कारण 9 जनवरी 1945 में चौधरी छोटूराम की मृत्यु होना था। उनकी मृत्यु के बाद जिला रोहतक में ऐसा कोई नेता ही नहीं रहा जो इस बिखरते कुनबे को संभाल सके।
एक से एक बढ़कर राजनीतिक कद के नेता आपस में लड़कर अपना सिर फोड़ रहे थे। और चौथा कारण पार्टी के जिला सचिव होने के नाते चौधरी माड़ू सिंह का यूनिस्ट पार्टी के नेतृत्व को अलविदाई कहना था। और वो निर्दलीय लड़े, खुद भी हारे और चौधरी रामस्वरूप भी हार गए, चौधरी बदलू राम यहाँ से जीते। और इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि चौधरी माड़ू सिंह चुनाव मैदान में नहीं होते तो सोनीपत और रोहतक विधानसभा की सीटें यूनिस्ट पार्टी के जीतने के काफी चांसेस थे। चौधरी माड़ू सिंह के खड़े होने से दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं का समीकरण गड़बड़ा गया। सोनीपत क्षेत्र में मलिक गोत्री मत लहरी सिंह जी की तरफ झुके और रोहतक क्षेत्र में यूनिस्ट पार्टी के मतों को चौधरी रामस्वरूप और माड़ू सिंह के मध्य में विभाजन हो गया और चौधरी बदलू राम जीत गए। 1946 में चौधरी माड़ू सिंह प्रांतीय सहकारी बैंक के फिर निदेशक बने और इसकी अवधि फिर 50 तक वो बने रहे। मुस्लिम लीग, यूनिस्ट पार्टी, अकाली दल को सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं मिला और कांग्रेस ने इस चुनाव में 56 सीटें जीती थी। सबसे बड़ी पार्टी वो थी। चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत न मिलने के कारण पंजाब में मिलीजुली सरकार ही बन सकती थी और कांग्रेस था मुस्लिम लीग के निर्वाचित सदस्यों की संख्या सर्वाधिक थी, परंतु ये दोनों पार्टियां सैद्धांतिक रूप से इतनी भिन्न थी कि मिलीजुली सरकार बनाना असंभव सा लगता था। और ऐसी स्थिति में पंजाब की राजनीति में एक ऐसा अनहोना समझौता हुआ जिसके अनुसार कांग्रेस, अकाली और यूनिस्ट पार्टी की मिलीजुली सरकार बनाने का फैसला लिया गया। इस निर्णय के अनुसार 6 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 3 हिंदू, 3 मुस्लिम मंत्री बनाए गए और इस मंत्रिमंडल में हरियाणा क्षेत्र से हिंदुओं के प्रतिनिधि के रूप में चौधरी लहरी सिंह को स्थान दिया गया। राजनीतिक समझौते देखिए दोस्तों कि सबसे कम विधायकों वाली यूनिस्ट पार्टी के विधायक खिजर हयात खां टिवाणा साहब पंजाब के प्रीमियर बनाए गए और खिजर साहब के प्रीमियर बनाने पर जिला रोहतक की यूनिस्ट पार्टी में श्रीचंद और चौधरी रामस्वरूप का वर्चस्व उसी प्रकार बना रहा। खिजर साहब ने प्रीमियर बनते ही चौधरी श्रीचंद को दिया गया अपना वचन निभाया और उन्हें केंद्रीय असेंबली में मनोनीत करवा दिया। तो ये थे 1946 के चुनाव की यात्रा दोस्तों। कल हम फिर आगे की यात्रा पर लेके जाएंगे। अभी देश का आज़ाद होना बाकी था और उसके बाद संयुक्त पंजाब की राजनीति थी और संयुक्त पंजाब के बाद हरियाणा और पंजाब का अलग होना था। चौधरी माड़ू सिंह ने बहुत लंबे समय तक राजनीति की और फिर अब जो आने वाले दौर हैं उसकी भी कुछ रोचक घटनाएं आने वाले समय में हम जानते रहेंगे। फिलहाल इतना ही था दोस्तों। 3 बजे मुलाकात होती रहेगी। हरिभूमि टीवी के जो हमारा परिवार है उसका 1 लाख जो सब्सक्राइबर हैं उसके पूरे हो चुके हैं। आप सब लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, इसकी बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये कारवां 10 लाख तक भी जाएगा, क्योंकि अब अच्छी बातों को पसंद करने वाले लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और इन वीडियो को देखा और सराहा जाता है, जिसमें जानकारियां हों, जिसको पूरा परिवार बैठकर देख सकता हो, जिसमें हमारे आने वाली पीढ़ियां कुछ सीख सकती हों। यही कोशिश है दोस्तों और हमेशा रहेगी। शुक्रिया, नमस्कार।